दरगाह हज़रत अब्बास लखनऊ के मुतवल्ली जनाब रफ़ीकुल साहब, जो अब पूर्व हैं, आज ही उन्होंने अपना चार्ज दे दिया है। अस्सलामुअलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीसम रिजवी अपॉइंटेड बाय शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड, वो एक प्रशासक के तौर पर भेजे गए हैं यहाँ पे, तो मैंने उनको अपना चार्ज दिया। और ये आपने अपने कार्यकाल में क्या क्या काम अंजाम दिए, क्या क्या डेवलपमेंट हुआ, और दरगाह हज़रत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम में क्या क्या बदलाव किए आपने, और आपके कार्यकाल में कैसा माहौल था, और आपने जो अभी वक्फ बोर्ड द्वारा जो चुने गए व्यक्ति को भेजा गया है, जो मीसम रिजवी इनका नाम बताया जा रहा है, तो इनके हवाले क्या क्या डॉक्यूमेंट्स किए? भाई देखिए, मैंने वक्फ बोर्ड से अपॉइंट हुए प्रशासक मीसम रिजवी को ये मैंने चार्ज की कॉपी दी है, और जो तकरीबन 25 सफ़ों पे है, एक फाइल की शक्ल में है, जिसमें कुछ भी नहीं मैंने छोड़ा। आईने की तरीके से एक एक चीज़ का मैंने लेखा जोड़ा इस फाइल में मुकम्मल कर दिया है, जिसकी एक कॉपी मैंने उनको प्रशासक को दे दी, मीसम को, और एक कॉपी मैंने अपने पास रखी, जिसपे दोनों की दस्तखतें मौजूद हैं। ये एक सितम ज़रीफ़ी है हमारी कौम के अंदर। अमीरुल मोमिनीन का कौल है कि शफ़ाफ जिस्म पे मक्खी वहीं बैठती है जहाँ पे ज़ख्म होता है। अब मैं एक ज़ख्म की सूरत में था इन लोगों के निगाहों में, चूँकि एक मुतवल्ली लफ्ज़ ही चोर होता है, मगर चूँकि मैंने जिस सूरत से वहाँ पे काम किया है और जिस सूरत से मैंने वहाँ पे बैठ के 10-10 पैसे मोमिनीन के पैसे बचाए हैं, और एक एक काम को मैंने हिफाजत। अब छोटी सी मिसाल आप ये ले लीजिए कि जैसे रसीद पलटाई होती है दुकान की, मकान की, जगह की, उसमें नज़र मौला लिया जाता है तो मुतवल्ली रसीद पलटता है। वो नज़र मौला मुतवल्ली पूरे उत्तर प्रदेश में डायरेक्ट अपने जेब में रखता है, जिसका वक्त में कोई हिसाब किताब नहीं होता। मैंने वहाँ पे कानून ये बनाया कि अगर कोई दुकान या जगह पलटी जाएगी तो 1 लाख रुपया दरगाह हज़रत अब्बास के खाते में जाके जमा कराइए, और दरगाह से उसकी हदिये की रसीद ले लीजिए। किराया अगर 30 रुपए है, 150 रुपए है, 50 रुपए है, जो भी होगा वो 500 रुपए हो जाएगा। तो मैंने 3 दुकानें पलटी वहाँ पे, और 3 लाख रुपया दरगाह के खाते में डलवाया, और किराए में मैंने बढ़ोतरी कराई, 500 रुपए करा दिए। अगर ये काम उत्तर प्रदेश में किसी मुतवल्ली ने किया हो तो मुझे बता दीजिए। कि एक ईमानदार व्यक्ति अगर कोई काम करना चाहता है या कर रहा है या मौला की खिदमत कर रहा है, तो कम से कम उसको वेरीफाई करके उसको उसके मकाम पर रखना चाहिए था, और ये बात अली जरी साहब को भी सोचने की ज़रूरत है। मैं खुद भी वहाँ पे रहना नहीं चाह रहा था, क्योंकि ये कांटो भरा ताश था, और मैं किसी के हटाने, मैं किसी चेयरमैन को या किसी को, मैं अली जैदी साहब को कतई दोष नहीं दूँ। मैंने उनको एक लेटर दिया था, उसकी रसीद भी मैंने 100 रुपए की कटवाई कि आप जो वक्फ बोर्ड की तरफ से या कुछ लोगों ने वहाँ पे जो ताले डाल दिए हैं गल्लों में, उसको खुलवा दीजिए, ताकि मैं रुपए पैसे का हिसाब किताब भी मुकम्मल कर लूँ। तो उन्होंने 21 तारीख से उनका कार्यकाल चार्ज लेने का शुरू हो गया था। 21 तारीख से उन्होंने गल्ले गिनवाना सब शुरू कर दिए थे, जिसकी सारी वीडियोग्राफी मेरे पास मौजूद है। और मैंने उनको सब गिनवा के उसके बाद सब कुछ कराने के बाद आज जो मैंने उनको चार्ज दिया है, उसकी फहरिस्त मेरे पास ये है कि मैंने जो दरगाह में चार्ज दिया है, तकरीबन 95,60,000 रुपए मैंने उनको दरगाह में, लगभग 1 करोड़ रुपया मैंने उनको दरगाह में नकद दिया है, 95-96 लाख, जिसमें 81 लाख रुपए की एफडियां हैं, 10-10 लाख की 4 और 13 लाख की एक पंजाब नेशनल बैंक में, 53 लाख रुपए की ये एफडी है 10 साल के लिए, और 7-7 लाख रुपए की 4 एफडियां 28 लाख रुपए की बॉम्बे मर्केंटाइल बैंक में है। लगभग 81 लाख रुपए की 10 साल की एफडी करा के मैंने उनको दिए। बैलेंस में तकरीबन 14-15 लाख रुपए उनको मैंने कैश में दिए हैं,
जो 13,26,370 रुपये 34 बैंक में जमा है। 1,21,775 रुपये मैंने ऑफिस में कैश उनको दिए हैं। ये मैंने उनको दिया है कैश की शक्ल में और एफडीज की शक्ल में। दूसरे जो एफडी मेरी 10,81,00,000 रुपए की है, ये 10 साल के बाद 1,41,67,804 रुपए बन जाएंगे। ये गाजी अब्बास के खाते में आ जाएंगे, जिससे कोई भी दरगाह में मौला का काम अच्छी तरीके से कराया जा सकेगा। आप पहले मुतवल्ली हैं जिन्होंने इतनी ईमानदारी के साथ और इतना निष्ठा के साथ अपने काम को अंजाम दिया। दूसरी चीज ये कि मैंने चांदी की शक्ल में 1 कुंटल 2 किलो 774 ग्राम 530 मिलीग्राम चांदी का मैंने अलमों की शक्ल में और जो जरियों पे चढ़ी हुई है वो उस शक्ल में मैंने चांदी दी है। और 997 ग्राम 004 मिलीग्राम अलमों की शक्ल में मैंने सोना इनको दिया है, अलमों की शक्ल में और ताज की शक्ल में ये मैंने सोना दिया है। हम आपको वो जो लिस्ट है उस लिस्ट की कॉपी भी दिखाएंगे अपने चैनल से कि उन्होंने क्या क्या काम अंजाम दिए। तो जो उन्होंने मुँह ज़बानी बताया, बाकी जो उनके पास डॉक्यूमेंट्स अभी मौजूद हैं हम वो भी आपको दिखाएंगे। चीज ये कि बहुत से दुश्मन लगे हुए थे कि रफीकुल साहब वहां से इज्जत से ना निकलने पाए। कोई सूरत कसर छोड़ी नहीं गई कि इनको बदनाम किया जाए, रुसवा किया जाए, मगर खालिक ने दो चीजें अपने हाथ में रखी हैं। देखिए भाई साहब, एक मौत अपने हाथ में रखी है, जिंदगी और मौत का मालिक वो है। दूसरे इज्जत और रिस्क का मालिक वो है। जिल्लत अल्लाह नहीं देता, जिल्लत बंदा अपने बुरे कर्मों से, अपने अमालों से खुद लेता है, जो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारता है। मगर खालिक ने, चूंकि मैं एक साहिब बयाज हूँ, मेरी चौथी पीढ़ी साहिब बयाजों की है,
हिंदुस्तान का शिया बच्चा बच्चा उत्तर प्रदेश का मुझको जानता है, सब कुछ जानता है। और अंजुमन नासरुल रज़ा में मैं साहिब बयाज हूँ। ऑफिस में जो वहाँ पे ताले पड़े हुए थे, एक जो पिछले मुतवल्ली थे इब्न हसन साहब, उनका ताला था, एक हिदायत नवाब साहब का ताला था। उस में दरगाह हज़रत अब्बास के बेशकीमती अलम वगैरह सामान वामान सब रखा हुआ था। तो उसको भी प्रशासक महोदय ने खुलवा के और मुझसे पूछा तो मैंने उनको बता दिया। तो उसका भी सारा सामान निकलवाया और मेरे दफ्तर में लेके आए। तो जिसको मैंने सब देखा और रखा, तो उस सिलसिले में भी ये सारा सामान वो मौजूद है। वो भी सारा सामान मैंने जो कमरे में बंद हो गया वो वहाँ रखा है, कबाड़ टाइप में, छोटा मोटा, छोटे हांडियाँ, और जो अलमों की शक्ल में और सोने की शक्ल में सब था, वो प्रशासक ने अपने चार्ज में ले लिया। बल्कि मैं ये कहूँगा कि मैंने माले तहफ़्फ़ुज़ माले अबुल फज़ल अब्बास का पूरी भरपूर तहफ़्फ़ुज़ किया है, और एक माचिस की तीली के बराबर न मैंने किसी को खाने दिया है, न मैंने जुर्रत की है। ये लरसते लरसते हुए आना, ये दरे अबुल फज़ल अब्बास है। यानी कि गासिबों से आपने दरगाह के तमाम माल उधर का बड़ा तहफ़्फ़ुज़ किया, तो गासिब भी आपसे बड़ा खार खाते होंगे बेपनाह। और करके हम अपने चैनल के माध्यम से सबको एक मैसेज, एक पैगाम देना चाहते थे, क्योंकि इस दौर में ज़्यादातर जितने भी वक्त मुतवल्ली हैं वो बदनाम हैं और कहीं ना कहीं उनके ऊपर इल्ज़ामात लगते आए हैं। लेकिन आपके मामले में मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से आपने अपनी एक एक चीज़ का सबूत दे दिया है, तो हकीकत में ये काम कोई हसब नसब वाला ही इंसान कर सकता है। भाई देखिए, चार्ज के सिलसिले में तो मेरा चैलेंज है पूरे उत्तर प्रदेश के वक्फों के ऊपर कि पिछले 50 सालों में ऐसा चार्ज किसी ने दिया ही नहीं होगा, इसकी गारंटी है। अगर वो 18 तारीख को प्रशासक का आर्डर ना भी करते तो भी मैं इस्तीफा देता। मैं रुकना चाहता ही नहीं था यहाँ के ऊपर कि इस गंदे माहौल में, उस गंदगी में, जहाँ पे किसी की ईमानदारियों का मजाक उड़ाया जाए और किसी की शराफत का मजाक उड़ाया जाए, तो ऐसा समझदार इंसान वही है कि वहाँ से किनारा कर ले। वक्फ बोर्ड एक ऐसी जगह है कि जहाँ पे अगर ईमानदारी से काम करता है इंसान, तो औकाफ का तहफ़्फ़ुज़ भी कर सकता है और जितने भी अरवाह मुक़द्दसा के रोज़े हैं उनको सोने चांदी से सजा सकता है अगर करना चाहे। लेकिन चूँकि वक्फ बोर्ड किसी के हाथ में भी रहा हो, हमेशा वो सुर्खियों में रहा। वक्फ बोर्ड देखिए लुटता रहा है, लुटता रहेगा। कुछ शरपसंद लोग मुझे काम करने नहीं दे रहे थे। अगर मुझे खुल के काम करने देते और मेरा ताउन करते तो मैं दूसरी बैतुल हरमैन दरगाह हज़रत अब्बास रुस्तम नगर में बना देता, मगर मुझे काम नहीं करने दिया गया। हमारे नवाबीन अवध ने जो हमको बना के दे दिया और शाहाने अवध ने जो हमें बना कर दे दिया, हमारी नस्लें भी उनका शुक्रिया नहीं अदा कर पाएंगी कि आज हमारे पास इमाम बाड़ों की कमी नहीं है, हमारे पास कब्रिस्तानों की कमी नहीं है, हमारे पास बारगाहों की कमी नहीं है, बल्कि हमारे नवाबीनों ने दूसरी कौमों को बहुत कुछ दिया है जिनके पास कुछ नहीं था। क्योंकि वक्त की कमी के कारण हम बातचीत को यहीं रोक रहे हैं और फिर अगर मौका लगा तो आपसे इस सिलसिले में आगे पार्ट 2 में बातचीत की जाएगी और विस्तार से आपसे बातचीत करने के बाद फिर और भी खुलासे किए जाएंगे। द भारत 18 न्यूज़ के साथ मैं फजल अब्बास, लखनऊ। नमस्कार।